नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम यूपी टीजीटी 2021 का आर्ट का पेपर देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार विगत वर्षों में जो टीजीटी के पेपर हुए हैं उनमें किस प्रकार कला के प्रश्नों को पूछा गया था। साथ ही उन प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करने का प्रयास करेंगे और जितने भी उसमें तथ्य हैं उनको ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी आप ज़रूर हल कीजिएगा, क्योंकि कई बार वही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं या उसी प्रकृति के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज का अंक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी 14 और 15 मई को टीजीटी का पेपर रखा गया है। इसलिए आपको जितने भी पुराने सैंपल पेपर हैं या पुराने परीक्षाओं के पेपर हैं उनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज के इस अंक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक को स्थान दिया है और जो सेट हमारे पास है वो है TG07/C, यानी कि जो सेट सी है वो हमारे पास है और आज इसका भाग 1 हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल जिन्हें हम ईबी हैवेल के नाम से भी जानते हैं, वे कला इतिहासकार थे और कला इतिहासकार होने के साथ साथ वे एक ब्रिटिश अधिकारी भी थे। और इन्होंने भारत में जब आए इन्होंने काफ़ी रिसर्च यहाँ पर हमारे इतिहास, हमारे कल्चर के ऊपर की। जितनी भी भित्ति चित्र युक्त गुफाएं थी, जिनमें अजंता था, एलोरा थी, बाघ गुफाएं, अन्य सभी गुफाओं का इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद इन्होंने हमारी भारतीय चित्रकला पद्धति को भी सीखा। भारतीय चित्रकला पद्धति में किस प्रकार से चित्रों को बनाया जाता है उनका अध्ययन किया। और जब इन्हें कलकत्ता कला महाविद्यालय में जो है प्राचार्य का पद दिया, तो जब ये वहाँ पर गए तो इन्होंने देखा कि उस समय जो कलकत्ता कला महाविद्यालय था उसमें यूरोपियन स्टाइल में जो कला के विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा था। तो इन्होंने वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो कार्य किया इन्होंने कि भारतीय चित्रकला पद्धति की जो पारंपरिक जो विधाएं थी, जो पारंपरिक तकनीकें थी, उनको इन्होंने वहाँ पर पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम हमें बंगाल स्कूल में देखने को मिलता है कि जिस प्रकार बंगाल स्कूल में चित्र बनाए गए थे भारतीय जितनी भी पद्धतियाँ थी उनको लेकर के, उसी प्रकार कलकत्ता कला महाविद्यालय में भी ईबी हैवेल के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में प्रयास किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है कि अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल जो हैं कला इतिहासकार थे। प्रश्न संख्या 2 है, ली कार्बूजियर कौन था? एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार और एक वास्तुकार। तो देखिए, कई बार यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो कि कोई नाम दे दिया जाता है और उनके क्षेत्र पूछे जाते हैं कि वे किस क्षेत्र में कार्य करते थे। अब यहाँ पर ली कार्बूजियर को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे। ली कार्बूजियर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी और इसीलिए इनको फ्रांसीसी वास्तुकार भी कहा जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को यहाँ पर नवनिर्माण की बात हुई, और क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशों का दौरा भी कर चुके थे, विदेशों में भी काफ़ी उन्होंने कार्य किया था, तो इनके मन में भी ख्याल आया कि भारत में भी यूरोपियन स्टाइल्स में हमें शहरों का निर्माण करना चाहिए। तो क्यों ना भारत के अंदर भी एक ऐसे शहर का निर्माण किया जाए जो कि यूरोप के शहरों को टक्कर देने वाला हो। और इसीलिए जो है ली कार्बूजियर को ये जिम्मा सौंपा गया और इन्होंने जो है चंडीगढ़ नाम के स्थान पर एक शहर का निर्माण किया गया था, जो कि पंजाब के 28
जो छोटे गांव थे उनको मिला करके एक स्थान चिन्हित किया गया था। वहाँ पर चंडीगढ़ नाम का एक शहर बनाया गया था और इस शहर का नाम, वहाँ पर जो चंडी देवी थी उनके नाम पर इस शहर का नाम चंडीगढ़ पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कि चंडीगढ़ जो शहर बनाया गया था वो पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की राजधानी भी है और साथ ही में वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ली कार्बूजियर के बारे में अगर हम और फैक्ट की बात करें तो ली कार्बूजियर ने द रेडियंट सिटी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की थी जिसके अंदर प्रत्येक सुख सुविधा यहाँ पर दी जाए और मास्टर प्लान सिटी का इन्होंने उसमें एक विचार रखा था और उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया था। तो आप दूसरे चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक खुला हुआ हाथ जो प्रतीक बनाया गया है, इसी को चंडीगढ़ शहर का प्रतीक चिन्ह बनाया गया, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ था उसका यह राज्य चिन्ह भी इसको बनाया गया था। तो ये भी ली कार्बूजियर के द्वारा ही बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ली कार्बूजियर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार से मास्टर प्लान सिटी का निर्माण किया था और काफ़ी ये प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहे हैं। तो देखिए, वास्तुकारों से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वास्तुकारों के नाम और बता देता हूँ। देखिए, पहला चित्र है चार्ल्स कोरिया का। ये एक भारतीय वास्तुकार है। इनके नाम से कंफ्यूज न कीजिएगा कि ये कोरिया से संबंधित होंगे। चार्ल्स कोरिया भारत के वास्तुकार हैं। और दूसरा जो चित्र आप देख सकते हैं वह है एडविन लुटियन का। लुटियंस के नाम से आप परिचित भी होंगे, कई बार आपने लुटियंस दिल्ली का नाम भी सुना होगा। तो लुटियंस जो दिल्ली है वो एडविन लुटियंस के नाम पर ही पुकारा जाता है दिल्ली को। और एडविन लुटियन ने ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है वायसराय हाउस और जो आप देख सकते हैं आज की जो नई दिल्ली है उसका निर्माण कार्य किया था। इन्हीं के निर्देशन में जो है नई दिल्ली का निर्माण कार्य अंग्रेज़ों के समय में हुआ था। इसीलिए जो है पत्रकार या टीवी रिपोर्टर्स नई दिल्ली को व्यंग्यात्मक रूप से लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। तीसरा जो चित्र आप देख रहे होंगे यह है विमल पटेल जी का और ये भी एक भारतीय वास्तुकार हैं और इन्होंने जो नई संसद भवन है जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, उस नए भवन का या संसद भवन का इन्होंने योजना बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आज की वर्तमान जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कितनी आकर्षक और कितनी उसकी सुंदरता है। तो उस नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो विमल पटेल हैं। तो आप देखिएगा कि हो सकता है इस बार विमल पटेल से संबंधित करके प्रश्न पूछा जा सकता है या चार्ल्स कोरिया से संबंधित करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं उनको आप ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा, उनकी कौन कौन सी वो मॉन्यूमेंट्स हैं या किन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, किन बिल्डिंगों का उन्होंने निर्माण कार्य करवाया है, इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? विकल्प है जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टा जारा, लिंडसे ग्राहम और फ्रीडा काहलो। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी पाश्चात्य जगत में कला में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित करके प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ट्रिस्टा जारा। ट्रिस्टा जारा ने दादावाद का दादा शब्द चुना था। तो विकल्प बी सही हो जाता है। चौथा प्रश्न है फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता, घनवाद का घोषणापत्र निर्माता, फाववाद का घोषणापत्र निर्माता या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणापत्र निर्माता। तो देखिए, यहाँ पर फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी जो हैं वो हैं भविष्यवाद के घोषणापत्र निर्माता। तो इस प्रकार से भी पाश्चात्य कला से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। विकल्प है अंकोरवाट, सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी। तो देखिए, यहाँ पर जो मंदिर भारत में नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है अंकोरवाट। ये कंबोडिया में स्थापित है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का ये मंदिर माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान विष्णु है
उनका ये मंदिर बनाया गया। इसका विस्तार बहुत ही बड़ा है। अगर आप इस मंदिर के बारे में देखेंगे, अगर आप इसकी फ़ोटोएं देखेंगे, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको इसका कैंपस देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा विशाल इसका कैंपस है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है और इससे पता चलता है कि जो हिंदू धर्म था या सनातन धर्म था वो सिर्फ भारतीय सीमाओं में सीमित नहीं था। भारत के जो अन्य पड़ोसी देश थे वहाँ तक जो है हिंदू धर्म उस समय प्रचारित प्रसारित था। और आप देखते भी होंगे कि अगर आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी जो है रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। तो अपनी भाषा में वो रामलीला का मंचन करते हैं। वहाँ के राजा जो है राम की उपाधि धारण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं अपितु भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ तक फैला हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है अंकोर वाट का मंदिर भारत में नहीं है, जबकि सोमनाथ गुजरात में है, लिंगराज उड़ीसा में और मीनाक्षी तमिलनाडु में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प है 3 संगीतज्ञ, गुएर्निका, लेस डेमोल्सेल्स डी एविग्नॉन, पाइप पीता हुआ लड़का। तो पिकासो की जो पेंटिंग है जिसे भारतीय डाक विभाग ने जिसके ऊपर डाक टिकट पब्लिश किया था वह है 3 संगीतज्ञ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 संगीतज्ञ यानी कि 3 म्यूजिशियंस एक पेंटिंग थी पिकासो की जिसके ऊपर 1982 में भारतीय डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो डाक टिकट के ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी भारतीय पेंटिंग है, भारतीय चित्र हैं जिनके ऊपर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किए गए हैं। तो कई बार डाक टिकटों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाक टिकट के संग्रह को यानी कि डाक टिकट या पोस्टल स्टैंप के कलेक्शन को फिलेटेली कहा जाता है। तो फिलेटेली से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि फिलेटेली के अंतर्गत किन चीज़ों का संग्रह किया जाता है। तो हो सकता है वहाँ पे डाक टिकट लिखा हो, सिक्के लिखे हों या फिर कुछ और लिखा हो सकता है। तो आपको अगर फिलेटेली से संबंधित आता है कि फिलेटेली में क्या संग्रह किया जाता है तो आप डाक टिकट पर ही जाइएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए विकल्प है आनंदवर्धन, भरतमुनि, वराहमिहिर और विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था? आनंदवर्धन ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र भी जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है और जितने भी वहाँ पर विचारक आपको दिखेंगे, चाहे भरतमुनि हो, वात्स्यायन ऋषि हो, भट्टतौत हो, भट्ट लोलट हो, आनंदवर्धन हो, तो इन सबसे संबंधित आप जरूर जानकारी रखिएगा कि इन्होंने कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में मध्यकाल डैश तक माना जाता है? 2000 ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व तक, 6000 ईसा पूर्व तक या फिर 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 4000 ईसा पूर्व तक भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, चित्रकार मनोहर किस लघुचित्र शैली के चित्रकार थे? अब देखिए यहाँ पर जितने भी चित्रकार हैं, हो सकता है पहाड़ी से पूछा जा सकता है, राजस्थानी चित्रकला से पूछा जा सकता है, फिर मुगल से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मनोहर के बारे में पूछा है कि मनोहर किस लघुचित्र शैली के चित्रकार हैं। विकल्प है किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मेवाड़ शैली। तो मनोहर जो हैं वो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। तो संख्या 10 है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? विकल्प है लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर और कोची। तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो म्यूरल है वो बनाया गया है लखनऊ में और आप यहाँ पर चित्र भी देख रहे होंगे उसका। इसके बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी देखें तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो म्यूरल बनाया गया है उसका माध्यम है टेराकोटा यानी कि मिट्टी को पका करके इसे बनाया गया था। अगर हम इसके शिल्पी की बात करें कि किस कलाकार ने ये म्यूरल बनाई थी तो केजी सुब्रमण्यम उनका नाम है। और अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें कि किस स्थान में है तो रविंद्रालय भवन लखनऊ में ये स्थित है।
और 1963 इसका निर्माण वर्ष है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर किस माध्यम में बना है, या किसके द्वारा बनाया गया, या ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, या इसका निर्माण वर्ष क्या है। तो अगर आप इस प्रकार से किसी भी पेंटिंग का या म्यूरल का या इंस्टॉलेशन का अध्ययन करते हैं तो आप एक ही समय में उसके काफ़ी सारे पक्षों को समझ जाएंगे। 11वां प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। विकल्प है अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, हास्य व्यंग्य का जो निर्माण किया था इन चारों कलाकारों में वो हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, समकालीन परिस्थितियाँ थी, जो भी वहाँ पर उस समय समस्याएं थी, उनको अपने चित्रों में हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उसका निर्माण किया था, उसका चित्रांकन किया था। ये एक सटायर के रूप में अपने चित्र को बनाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है गगनेंद्रनाथ टैगोर। 12वां प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। देखिए, यहाँ पर कांगड़ा शैली के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। विकल्प है बसावन, गोवर्धन, मौलाराम और मंसूर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है गोवर्धन। बाकी आप देखेंगे बसावन और मंसूर ये मुगल शैली में दिखाई देते हैं। मौलाराम जो हैं वो गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं। हालांकि आरंभिक समय में मौलाराम भी कांगड़ा गए थे और वहाँ पर उन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। 13वां प्रश्न है, बैल का प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है। विकल्प है पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्रमोहर और टेराकोटा शिल्प। तो बैल का प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में मिली है ताम्रमोहर के रूप में। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 14वां प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र डैश द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जो बांग्लादेश का जन्म नाम की पेंटिंग है उसको किस चित्रकार ने बनाया है। विकल्प देखिए के हब्बार, राम कुमार, के आरा और एनएस बेंद्रे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है के हब्बार के द्वारा बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो चित्र है वो बनाया गया था। तो जितने भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने कौन कौन सी प्रसिद्ध कृतियाँ बनाई हैं उनकी एक सूची जरूर आप बनाइएगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वां प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक और जो सीरीज है उसके चित्रकार का नाम पूछा गया है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो उसको किसने बनाया है। रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, SG श्रीखंडे और दिनकर कौशिक। तो इस ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला को बनाया था रणवीर सिंह बिष्ट जी ने। अगर हम रणवीर सिंह बिष्ट जी के व्यक्तित्व को देखें तो इनका जन्म 1928 में लैंसडाउन उत्तराखंड में हुआ था। इनका निधन 1998 में हुआ। शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। सम्मान की बात करें तो 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1984 में उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी का इनको फेलोशिप मिली है और 1967 से 68 तक दृश्य कला के लिए यूनेस्को की फेलोशिप इनको प्रदान की गई। अगर हम इनकी सेवा को देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के ललित कला महाविद्यालय के ये प्राचार्य पद पर भी रहे हैं। तो कई बार अगर रणवीर सिंह बिष्ट जी से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर काफ़ी फैक्ट हैं जिनसे आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 16वां प्रश्न है, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। अनवार सुहेली, तारीख अल्फी, हमजानामा और रज़्मनामा। तो यहाँ पर देखिए जो महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में उससे किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है रज़्मनामा। और अकबर के समय में जो काफ़ी सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ थे जिन्हें संस्कृत में थे मूल रूप में और उन्हें फ़ारसी में अनुवाद किया गया था और उन्हीं पे चित्रों का निर्माण भी किया गया था। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो धार्मिक ग्रंथ थे संस्कृत के उनका फ़ारसी अनुवाद किसके समय में किया गया था। तो उस समय अकबर, अगर विकल्प होगा तो आप अकबर पे सही
कीजिएगा। 17वां प्रश्न है, सांवरी चित्र किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन धीर और बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी चित्र बनाया था बद्रीनाथ आर्य जी ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको सांवरी चित्र भी दिखाई देगा और बद्रीनाथ आर्य जी का चित्र भी आपको दिखाई देगा। मेरा प्रयास होता है कि आपको जो भी पेंटिंग से प्रश्न पूछा गया है उस पेंटिंग को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर उसका चित्र अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो मैं उस चित्र को ज़रूर प्रदर्शित करता हूं ताकि आपकी एक फोटोजेनिक मेमोरी का निर्माण हो। आप उस चित्र को देख करके समझ जाएं कि उस चित्र में क्या था, और अगर उसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो फोटोजेनिक मेमोरी अगर आपकी है तो आप वहां पर सही उत्तर दे सकते हैं। तो जब भी कोई भी फेमस पेंटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उस पेंटिंग को आप एक बार सर्च जरूर कीजिएगा इंटरनेट पे और देखने का प्रयास कीजिएगा कि उसमें क्या बनाया गया है, किन रंगों की प्रधानता है, उसका मीडियम क्या है ना, उसमें कथानक क्या है। ये सब चीज़ें अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको वो चित्र भी जो है आपके फोटोजेनिक मेमोरी में सेव हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिसनदास और बसावन। तो इसका सही उत्तर है बसावन। देखिए, मंसूर, मनोहर और बिसनदास ये जहांगीर के समय में जहांगीर के दरबार में चित्रकला का कार्य कर रहे थे, और जो बसावन है वो अकबर के समय में जो है चित्र बना रहे थे। 19वां प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तिकार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर और उस्ताद बेहराम। तो मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रों को बनाने का जो विशेषज्ञ थे वो थे उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर, अगर आप मुग़ल शैली को पढ़ते हैं तो आपको उस्ताद मंसूर का नाम प्रमुखता से मिलेगा। और अगर हम उनके बनाए हुए चित्रों को देखें तो सबसे प्रसिद्ध चित्र उनका बाज का है, जो उन्होंने कई सारी प्रतियों में बनाया था। अलग अलग स्टाइल में उन्होंने बाज के चित्रण को चित्रित किया है, और जो वर्तमान में अलग अलग जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पर शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें बाज का प्रमुख चित्र है। बीच का अगर आप चित्र देखें तो उसमें भी आपको कई सारे पक्षियों को दिखाया गया है, जिसमें तीतर भी हैं, टर्की कॉक है, और बीच का जो चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको एक बतखनुमा जो पक्षी है वो डोडो है। डोडो के बारे में बताना चाहूँगा कि डोडो अब पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं और अब ये कहीं पर भी जीवित नहीं है। तो अगर आप देखें तो मंसूर के चित्रों में आपको उस समय की जितनी भी जैव विविधता है वो भी आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी पक्षी विज्ञानी हैं वो भी मंसूर के चित्रों का अध्ययन करते हैं। तो इससे पता लगता है कि मंसूर का जो पक्षी निर्माण में जो महारत हासिल थी वो डिटेलिंग से पक्षियों के, पशुओं के चित्र बनाते थे। तीसरा चित्र अगर आप देखेंगे तो वो जेबरा का चित्र है। उसमें भी उन्होंने देखिए कि किस डिटेलिंग से जेबरे को अंकित किया है, और देख सकते हैं आप कि जब भी वे किसी भी पशु या पक्षी को बनाते थे तो वास्तविकता के साथ बनाया जाता था उस चित्र को। इसीलिए मंसूर को आज जो है पशु पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ माना जाता है। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? विकल्प दिए गए हैं बलवीर सिंह कट, सर्वरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी और जय झरोटिया। तो यहाँ पर देखिए मूर्तिकार के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। तो 3 लोग यहाँ पर मूर्तिकार हैं, एक मूर्तिकार नहीं है। तो उस एक व्यक्ति को या उस एक कलाकार को आपको पहचानना होगा। तो इसमें जय झरोटिया जी जो है मूर्तिकार नहीं हैं। तो बाकी बलवीर सिंह कट, सर्वरी राय चौधरी और मीरा मुखर्जी ये प्रसिद्ध स्कल्पचरिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं। और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मूर्तिकार से संबंधित हो सकते हैं, वास्तुकार से संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अब जय झरोटिया जी की बात करें तो जय झरोटिया जी का जन्म 1945 में नई दिल्ली में हुआ था और इनका निधन 27 मार्च 2021 में हुआ। अगर हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये पेंटर भी थे, कवि भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। जय झरोटिया जी की शिक्षा की बात करें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने ललित कला में स्नातक किया था। और सम्मान की बात करें इन्हें तो ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जय झरोटिया जी को
प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से जो भी चित्रकार हों या मूर्तिकार हों, उनके बारे में आप कीवर्ड्स में या की फीचर्स में उनकी मेन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हमारे आज के अंक का प्रश्न है, वर्लपूल किसका प्रसिद्ध चित्र है? कृष्णा रेड्डी, गायतोंडे, कृष्णा खन्ना और अनुपम सूद। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके हमें ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। अगले अंक में उन सभी दर्शकों का या परीक्षार्थियों का नाम हम अनाउंस करेंगे जो सबसे पहले और सबसे सटीक सही उत्तर देने का जिन्होंने प्रयास किया होगा। तो आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ज्ञानवर्धक लगा है, तो उसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारे इस प्रयास को आप अगर लाइक कर देंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है और हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल में जुड़ेंगे और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप विगत वर्षों के जितने भी कला से संबंधित पेपर हुए हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, हमने उनको हल करके उनका विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया है, उन प्रश्नों को एनालिसिस करके उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में बाकी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।